Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. Whenever we are at the first stage of our UPSC preparation, we either look for coaching institutes or we look for personal guidance and mentorship. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड अस विद द मॉड्यूल्स 2-2.5 लाख में मॉड्यूल प्रोवाइड करवा देंगे, आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे. नॉट कंप्लीट इंटायरली सिलेबस, 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 40% फिर भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. नाउ पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप की बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. आप खुद देख लो आपके आसपास कितने ऐसे पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप अवेलेबल हैं जो सिर्फ आपको पर्सनली गाइड करेंगे. मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा. फिर इन दोनों के बीच में देयर कम्स अ सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड सेल्फ लर्निंग. Every person who becomes successful has to go through this stage. Self-learning or called experience in simple terms. But it comes at a cost. What is that cost? Time. Right? And time is the most crucial element in this journey of UPSC. 2-3 साल कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. दोज मैंने कहीं पे पढ़ा था जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसे रिपीट नहीं करते, दोज पीपल सर्वाइव. जो अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं और दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, दोज पीपल बिकम सक्सेसफुल. राइट? तो इसी सेल्फ लर्निंग के एलिमेंट को आज सीखेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी रिपीट, कौन सी गलतियाँ. इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट माई जर्नी, एज ऊपर थीम मैंने सजेस्ट किया, इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट माई जर्नी, मैं कौन सी चीज़ें नहीं करूँगा स्टार्टिंग में. फॉर एग्जाम्पल मैं पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो मैं इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट तो मैं पहले 6 महीने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँगा. ठीक है? तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच विल डेफिनेटली सेव योर टाइम एंड विच आर डेफिनेटली ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल. देखते हैं. आई एम एज्यूमिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, 0 से. मुझे कुछ भी नहीं पता. सबसे पहले मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाऊँगा, बेसिक स्ट्रक्चर समझूंगा एग्ज़ाम का कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है. मेंस में ये एग्ज़ाम होते हैं, इतने होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल मुझे आईआर होता है एक सब्जेक्ट, मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था. उसके बाद मतलब समझ लूँगा कि ये सब्जेक्ट्स भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है. मुझे नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं. एंड आई एम एज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता. ओके देन फर्स्ट एम आई हैव डिवाइडेड इट इन 4 स्टेजेस, जहाँ पे 4th स्टेज के बाद वी रीच एट अ स्टेज जहाँ पे वी आर इन द कॉम्पिटिशन, मेजर कॉम्पिटिशन, जहाँ पे सीरियस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि 5 लाख बच्चे 12 में से 12 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, 5 लाख अपीयर होते हैं, उनमें से 50-60 हज़ार सीरियस होते हैं. इसके बाद यू विल रीच एट दी सीरियस कैंडिडेट्स कैटेगरी. ठीक है? इवन मोर देन दैट. फर्स्ट एम, हमारा फर्स्ट एम क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड डीकोड व्हाट सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस. सिलेबस से हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी कि हमने जो यूपीएससी ने दिया है हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया है. पीवाईक्यू से हमें थीम्स मिलेंगी कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. सिमिलर टू आवर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स में होता था ना, सिलेबस कंप्लीट टीचर्स ने करवा दिया, उसके बाद जब एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें वो जो गेस्ट पेपर कहते थे शायद, पिंक कलर का आता था, उससे हमें पता चल जाता था कि ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि रिपीट होंगी, और उससे होती भी थी. सिमिलरली यूपीएससी में भी ये चीज़ रिपीट्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया और प्रीलिम्स में बुद्धिज़्म जैनिज़्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है? अब सेकेंड एम क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, उसके बाद कंप्लीटिंग द सिलेबस. इस पॉइंट के बाद, इस स्टेज के बाद यू विल रीच एट अ स्टेज जहाँ पे आपको एफपीआई, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पता है कि ये क्या होती है, वैल्यू एडिशन करती है. उसके बाद आपको बेसिक चीज़ें पता है कि फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इन सभी चीज़ों में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता है. हज़ार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको पता है. यू विल रीच एट दिस स्टेज. ठीक है? देन कम्स द स्टेज वेयर वी गेट मेंस रेडी. इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेटेड तरीके से करना है, जहाँ पे वी विल बी मेंस रेडी. यहाँ पे बनाएंगे हम नोट्स. राइट? ये सब करने के बाद पहले मेंस की तैयारी करनी है, उसके बाद वी विल रीच एट प्री. ठीक है? देखते हैं अब आगे कैसे करना है. देयर आर अ फ्यू मिथ्स विच आई वांट टू बस्ट. फॉर एग्जांपल
जब मैंने स्टार्ट की थी मेरे दिमाग में था कि नॉलेजेबल होना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत होशियार होना पड़ेगा. सिर्फ नॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू क्लियर दिस एग्जाम. लेट मी टेल यू very first thing straightly and outrightly. Conceptual clarity, knowledge are necessary. These are definitely prerequisites. These are not enough. ठीक है, ये बात समझ लो. These will play a role of 60 to 70% in your preparation. Rest 30-40% will be other things जो हम आगे जाके देखेंगे. राइट, देखते हैं. अब एक और मिथ था मेरे स्टार्टिंग में दिमाग में कि इंटीग्रेटेड नोट्स बनते हैं भाई प्री और मेंस के. कैसे इंटीग्रेटेड नोट्स बनते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, और मुझे नहीं पता कि इंटीग्रेटेड नोट्स कैसे बनते हैं. वो फिर एक तरह से आप बुक ही लिख रहे हो. इफ़ लक्ष्मीकांत में से मुझे इंटीग्रेटेड नोट्स बनाने पड़े तो अगर 700 पेजेस की बुक है तो फिर वो बुक 500 या 550 पेजेस की दोबारा बन जाएगी. वो बुक की आप समरी बना रहे हो, वो बुक से आप नोट्स नहीं बना रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ लक्ष्मीकांत से एक्सट्रैक्ट करने हो, लक्ष्मीकांत वैसे प्री के लिए सारी ही इंपॉर्टेंट है, वो करनी पड़ेगी. मेंस रेलेवेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी हो, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ 30 पेजेस में आई कैन कंप्लीट इंटायर लक्ष्मीकांत. ये एक टाइम के बाद चीज़ आ जाती है, लेकिन ये आनी ज़रूरी है और ये टाइम के बाद आ जाएगी, कोई बात नहीं. लेकिन इंटीग्रेटेड नोट्स नहीं बनते प्री और मेंस के, ये समझ लो. ठीक है, अलग अलग बनेंगे, अलग अलग बनाने पड़ेंगे. मेंस के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग कुड हेल्प नहीं. आंसर राइटिंग इज़ द लास्ट स्टेज टू प्रैक्टिस. दिस इज़ अ स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन. उसके पहले कौन सी चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे. ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ना है. अ फ्यू हैवी सजेशंस मेरी साइड से जो आप सबको शुड फॉलो, या अगर इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट माई जर्नी आई मस्ट हैव फॉलोड दीज थिंग्स. सबसे पहले तो रिसोर्स एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. लेस रिसोर्स मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. जितने कम सोर्सेज होंगे, एक सोर्स है सबसे ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के, 1 या 2 सोर्स है. इससे ज़्यादा जाओगे तो डेफिनेटली आप उस चक्रव्यूह में, मोह माया में फंस जाओगे, और वहाँ पे फंस गए तो भैया ख़राब है काम. ठीक है, कॉन्फिडेंस 7th स्काई पे होना चाहिए कि जो भी है रिजल्ट वगैरह की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है कि करेंगे तो ज़रूर. इसीलिए तो प्रिपरेशन में है. अगर पहले से ये सोचना शुरू कर देंगे कि लक काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, फिर तो प्रिपरेशन मत ही करो. राइट, कॉन्फिडेंस ऑन 7th स्काई, बट आई विल बी ओपन टू द सजेशंस फॉर माई इम्प्रूवमेंट. अभी भी अगर कोई भी आके मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देगा, सुनूंगा मैं ज़रूर, उससे देखूंगा कि इफ़ इट इज़ हेल्पिंग फॉर मी तो मैं उसे इम्प्लीमेंट खुद पे करूंगा. बिकॉज माई अल्टीमेट एम इज़ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट, विच नीड्स टू बी आइडली योर्स टू. ठीक है, डू नॉट हैव फोमो. आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अगर मैंने, फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो है ये, कि अगर मैंने ये वीडियो मिस्टर यूपीएससी की नहीं देखी तो मैं कहीं पीछे रह जाऊँगा. नहीं, कहीं कोई पीछे नहीं रह रहा. यूट्यूब पे ऐसी ढेरों वीडियोस और मिल जाएंगी, लेकिन फोमो नहीं आना चाहिए. ये अपने नेचर में निकाल लो, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा बकवास कंटेंट ये वो सब आता ही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी. दीज आर फॉर फ्रेशर्स. फोमो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए. कुछ आए कुछ जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, ये एग्ज़ाम है, मेरे पास इसकी बुक है, कुछ हो और या ना हो, PYQs और बुक्स के सहारे मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा. ये कॉन्फिडेंस है मेरा. ठीक है, डू नॉट हैव फोमो. रिलेशन, अब देखो रिलेशनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम. आप सबको मैं इसके लिए कोई सजेशंस नहीं दे रहा, ये सब आपका डिसीजन है. बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई हैव टू डिसाइड ऑन माई रिलेशन, जैसा भी रिलेशन होता, अच्छा या बुरा, इफ़ आई वुड हैव बीन एट दैट सिचुएशन आई वुड ब्रोक अप डेफिनेटली, चाहे वो अच्छा होता. टू हेल्प विद लव अभी के लिए प्रायोरिटी है एग्ज़ाम, एंड इट नीड्स टू बी टेकन एब्सोल्युटली एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज. ये समझना ज़रूरी है, ये एम है, ये रास्ता है. जो चीज़ आपको इस रास्ते के ऊपर लेके आ रही है उसे फॉलो करो, जो नहीं लेके आ रही तो छोड़ दो. ठीक है, मैं पर्सनली ब्रेकअप कर लेता, अपना खुद का देख लो कैसे. यू कैन इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस तो ठीक है, मतलब जैसा भी है आप खुद देख लेना. अब न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता मैं. ये मेरी वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स थी जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था. रोज़ के 2 घंटे विल गेट वेस्टेड. सिलेबस का आपको अभी कुछ नहीं पता, PYQs आपने पढ़े नहीं हैं, सीधा न्यूज़पेपर साथ साथ में पढ़ोगे तो इट विल बी एन अटर वेस्ट. बचो इससे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, इट विल बी अ टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट. ठीक है,
वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, लोग पढ़ते हैं। हाउएवर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें शुरू से आदत डाली गई है कि न्यूज़पेपर रोज़ उठ के पढ़ना है। अगर आपको रोज़ पढ़ना ही है न्यूज़पेपर तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपने पहले से ये आदत डाली हुई है। बट इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी देन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। ठीक है, अब 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो, बट डू नॉट मेक नोट्स ऑफ इट। ये बहुत लोग करते हैं, न्यूज़पेपर में से नोट्स मत बनाना। ठीक है, प्लस जो डेली एनालिसिस होती है द हिंदू की मत देखना। आई एम अगेन टेलिंग यू, दीज आर जस्ट व्यू फैचिंग थिंग्स। व्यूज़ के लिए है वो वहाँ पे, और उनके कंज्यूमर्स मत बनो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके देन एनसीईआरटीज़ भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी। पीवाईक्यूज़ आर मोर इंपॉर्टेंट दैन एनसीईआरटीज़। सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटीज़ पे आएंगे। ठीक है, येस, इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट द प्रिपरेशन आई वुड नॉट हैव रेड एनसीईआरटी स्टार्टिंग में। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी नहीं पता अभी, जब मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा हूँ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी नहीं पता। मुझे अगेन गूगल पे जाके सर्च करना पड़ रहा है। इससे बढ़िया एक और प्रैक्टिस बताता हूँ जो पीवाईक्यूज़ से करके होगी, वो देखते हैं आगे क्या प्रैक्टिस है। नाउ देयर कम्स द ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड क्या है? सिंपल भाषा में बताएं तो ब्रूट फोर्स मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे यू आर नॉट गोइंग ईजी ऑन योर सेल्फ, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली अटैकिंग मोड, कि आपको चीज़ें बता दी गई उसके बाद आप सिर्फ हमला बोल रहे हो। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स मेथड है। यूपीएससी के ऊपर हमला बोलना है, इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब इसे थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज करेंगे कि ये प्री के लिए है और ये मेंस के लिए है। देखते हैं कैसे। प्री के लिए सबसे पहले अगर मुझे देखना हो, प्री का कोई सिलेबस डिफाइंड है नहीं, एक लाइन में इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, तो वो तो अटर वेस्ट है। पीवाईक्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ आर ब्लेसिंग्स। मैं तो इसे पीवाईक्यूज़ को एफवाईक्यूज़ कहता हूँ कि ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं। सारे नहीं करने, 2016 से 2024 तक के करो। ठीक है, 2013 से भी नहीं, 16 से करो, क्योंकि यहाँ से वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है? थीम्स को रिकॉग्नाइज़ करना, कि हम हर साल देख रहे हैं कि बायोम्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। हम हर साल देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इट कैन बी SCO, इट कैन बी G20। हम हर साल देख रहे हैं जैनिज्म और बुद्धिज़्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता तो हो कि बायोम नाम की एक टर्म एग्जिस्ट करती है, ये पीवाईक्यूज़ देख के पता लगेगा। पीवाईक्यूज़ जब आप क्वेश्चन पेपर निकलवाओगे, रॉ क्वेश्चन पेपर निकलवाना, मतलब कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह से नहीं, जो यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन हैं वही निकलवाना। बायोम्स वहाँ पे लिखा होगा, आपको बायोम्स का मतलब नहीं पता, गूगल करो बायोम्स का डेफिनेशन, वहाँ वहीं पे लिख लो एक लाइन में। सिंपल। आपके इस स्टेज के बाद आप कहाँ पे पहुँचोगे कि आपको इन चीज़ों के बस मतलब पता है, सिर्फ इनकी इन डेप्थ नहीं पता, वो एनसीईआरटी से करेंगे। आपको पता है कि एफपीआई के ऊपर क्वेश्चन है, एफपीआई है क्या? ठीक है, आपको पता है कि एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन है, एमएसपी है क्या? बस सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, ओके देन। ये स्टार्टिंग में मैं तो कहता हूँ कि दो तीन महीने लगा लो। अगर ये 2-3 महीने लगा लोगे तो 2-3 साल बच जाएंगे। आई एम नॉट इवन किडिंग। बहुत आगे हो जाओगे अपने पीयर्स से अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो। कोई भी नहीं बताता कि पीवाईक्यूज़ इस तरीके से करने हैं। 5x स्पीड हो जाएगी। अब मेंस की बात करते हैं, इवन मोर इम्पॉर्टेंट। सिलेबस है, सिलेबस हमेशा आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए। सिलेबस मेरा कहाँ पे है, मैं देखता हूँ। ओके, हाँ ये सिलेबस है, राइट? तो सोशियोलॉजी का है। जैसे ये सिलेबस है, सिलेबस रखो, एक एक चीज़ इसमें से पढ़ो। इंडियन इकोनॉमी इश्यूज़, ये तो चलो समझ आ गया। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है इसे समझ लो, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट बजटिंग, सुन के समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, बस वही चीज़ें हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन क्या होता है, बस ये चीज़ें। कि इश्यूज़ रिलेटेड टू इनडायरेक्ट फार्म, सब्सिडीज़ क्या होता है ये पता होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये तो बाद में देखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है ये पता होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, बस। ठीक है, अब मेंस के लिए सिलेबस देख लिया। पीवाईक्यूज़ हमेशा अपने सामने रखो। पीवाईक्यूज़ देखो थीम वाइज रखना। एक और चीज़ यार, ये ना टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे थीम वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। थीम वाइज आपको टेलीग्राम पे सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन है तो इंक्लूसिव ग्रोथ का वहाँ पे एक हेडिंग मिलेगा, उसके नीचे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछे गए हैं वो 2013 से 24 तक वहाँ पे लिखे होंगे, राइट? वहाँ से उसे देख लेना।
ठीक है, अब और देखते हैं। हाँ, मेरी सजेशन, अगर मैंने ये करना होता तो आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड विद GS1। मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, विच वॉज अ डिसेंट सब्जेक्ट, बट उसमें हिस्ट्री वगैरह भी आ जाता है बाद में GS1 में। तो मैं GS1 से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करता, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज एंड बोर्ड जल्दी। इतना बोरिंग है नहीं UPSC जितना GS1 में बन जाता है। ऑल्दो समझने के बाद एक इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, बट स्टार्टिंग में समझना वुड गेट वेरी हैक्टिक एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी, दैट वाज अ गुड डिसीजन। ठीक है, यू कैन टेक योर डिसीजन कि कैसे करना है। प्री के हॉट टॉपिक्स हमें पता चल गए, बिल्कुल पता चल गए, वही थीम्स की बात है। अब हाउ टू गो अहेड, ओके, अब देख ही लेते हैं। इसमें यहाँ पे होगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस। GS3, वेट अ मिनट, GS2 देखते हैं। ओके, अब देखो, ये UPSC का सिलेबस है, ठीक है। पेपर 2 खोलते हैं यहाँ पे, ये पेपर 3 GS2 है, राइट। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट को देखना है, राइट। कैसे देखेंगे? GS2 खोला, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10 साल 11 साल में पूछे गए हैं वो यहाँ पे हैं। ये क्वेश्चन समझोगे, आपको ये समझ आएगा कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आएगी डेप्थ, जैसे कि अगली चीज़ थी कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। ये समझ के मुझे लग रहा है कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा क्वेश्चन ऑल्दो आया नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ के यही लगेगा कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेस्ट डेमोक्रेसीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। बट एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछते कैसे हैं वो कब समझ आएगा मुझे, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा। व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी एक पार्ट में चले गए और इन्होंने बाय एंड लार्ज वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात नहीं की, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम दे दिया, फ्रांस का नाम दे दिया। तो इस हद तक ये डेप्थ में चले गए कि सेक्युलरिज्म को कंपेयर करो फ्रांस के साथ, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म के साथ। तो इस डेप्थ के साथ मुझे NCERTs और अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग खोल के होंगी, ठीक है। टाइम लगाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 महीने स्टार्टिंग में लगा दो, उसके बाद 2-3 साल बचेंगे। एंड दिस इज़ द एक्चुअली राइट वे एंड ऑथेंटिक वे टू गो अहेड विद द UPSC। छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं ये, एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, ठीक है, राइट। अब ऐसे कर करके सारी चीज़ें देखेंगे। कंपैरिजन देख लिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी फंक्शनिंग। वैसे ही आप क्वेश्चंस पे चले जाओ। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पे है? यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी फंक्शनिंग, कंडक्ट बिजनेस, सीलेंट फीचर्स ऑफ RPA एक्ट, ये उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके देन आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। अब देखो, स्टैंडर्ड थिंग हम कंप्लीट करनी है। अब वी आर एट द स्टेज जहाँ पे हमको UPSC का सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने समझ लिया सिलेबस कैसा है, कैसी थीम्स हैं, कहाँ तक किस डेप्थ में पढ़ना है, ये हमें समझ आ गया। अब हमें क्या करना है? NCERTs पढ़नी है। कौन सी NCERT पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, ये देखो। NCERT के बारे में मैं टेलीग्राम के ऊपर एक छोटा सा पैरा डाल दूंगा कि ये कर लेना, ये रेलेवेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की कहाँ से कहाँ तक करनी है, पॉलिटी की कहाँ से कहाँ तक। ओल्ड वर्सेस न्यू के चक्कर में मत पढ़ना, कोई भी कर लो, उतनी ही रेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पे वी विल बी डूइंग इंटीग्रेटेडली मेंस और प्री के बाद। फॉर एग्जांपल NCERTs में मेंस का भी सामान होता है, प्रीलिम्स का भी सामान होता है, तो ऐसे चलेंगे। जब NCERTs थोड़ी बहुत हो जाएंगी, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक बुक होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है, लॉज एंड रूल्स को गवर्न करता है किसी भी कंट्री के। उसके बाद वी विल रीच एट अ प्लेस जहाँ पे हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, जो सभी फॉलो करते हैं, तब उसके पास जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले तो ये गलतियाँ नहीं करनी, उसके फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाने। मैंने बनाए थे, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, ये नहीं करना, क्योंकि प्री के टाइम पे ये ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसलिए क्योंकि मार्क करना है, हम फर्स्ट आइट्रेशन में इसे मार्क नहीं करेंगे। सबसे पहले 1 से 10 तक अगर मैंने करना होता, फॉर एग्जांपल पहले 2-3 चैप्टर तो मैं छोड़ देता, क्यों वो बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 10 से 15 तक चैप्टर करने हैं, तो मैं ये पहले 5-6 चैप्टर एक बार रीड कर लेता, उसके बाद
जब ये ख़त्म हो जाते उसके बाद दोबारा मैं ये 5th चैप्टर से स्टार्ट करता, तब मैं इसको मार्क करना शुरू करता कि ये इतना रेलिवेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन 5th से लेकर 15th तक जितना भी जैसे भी करना है वैसे जाता। सबसे पहले 5 या 10 चैप्टर का टारगेट चूज़ करो, जब वो चैप्टर्स हो जाए उसके बाद दोबारा उसे स्टार्ट करो, उस टाइम मार्क करना स्टार्ट करना, पहली आइट्रेशन में मार्क नहीं करना। और ऐसा भी नहीं कि 1 से 80 तक पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए और उसके बाद दोबारा 1 से स्टार्ट कर रहे हो मार्किंग के लिए, फर्स्ट से लिंक टूट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड पहले 1-2 चैप्टर से स्टार्ट ना करना, क्यों, शायद यहाँ पे लिखा है, हाँ, क्योंकि सिटीजनशिप, अब अगर आपने PYQs पढ़े होंगे तो सिटीजनशिप के ऊपर प्री में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते नॉर्मली, ठीक है। पूछ लें तो यार पूछने को तो कुछ भी पूछ लें, वो शेर चीज़े का कुछ भी पूछ लें, पर सिटीजनशिप के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चंस, ये थीम नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेस क्वेश्चंस होते हैं। वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, डेट्स वगैरह ज़्यादा हैं, याद नहीं होती, तो इसे छोड़ के आगे से शुरू करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है या DPSPs है, ओके देन। और वैसे भी ये कन्फ्यूजन जनरली इट प्लेसेस ऑन स्टूडेंट्स, ओके देन। वो बुक्स कौन सी हैं, देखो यूट्यूब पे देख लो, ये भरा पड़ा है, कोई भी बता देगा बुक्स कौन सी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन फिर भी सोर्सेज के लिए ना बुक्स तो सारी वही रहेंगी, लक्ष्मीकांत रहेगी, स्पेक्ट्रम रहेगी, लेकिन अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, मुझे इनमें दिक्कत आती थी। एक जगह से अगर सोर्स पढ़ना हो तो मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर शिविर, बहुत बढ़िया करवाया इन्होंने, और इसके बाद जेन्युइनली कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू रीच एट अ स्टेज वेयर यू आर इन द कॉम्पिटिशन, और हमें उसी स्टेज तक सबसे पहले पहुँचना है। एज लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो सोर्सेज की बात करें, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं डाल दूंगा 5-7 मिनट की, कि यहाँ से कर लो, एंड दोज आर एब्सोल्युटली दोज थिंग्स जहाँ पे मैं बिल्कुल एक डल इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इन सोर्सेज से मुझे समझ आ गया, तो आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ओके। अभी के लिए कीप इट असाइड। फर्स्ट एम अब हमारा डन हो गया। फर्स्ट एम क्या था कि हमने सब्जेक्ट को, वी हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, वी हैव डीकोड द सब्जेक्ट, हमें पता लग गया, थोड़ा बहुत सिलेबस करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेटेड तरीके से समझा था, नाउ वी विल सेपरेट इट। सेपरेट मतलब अब नोट्स बनाने, यार नोट्स अलग अलग ही बनेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड नोट्स नहीं बनाने, रिमेंबर द मिथ, है ना। अब मेंस में ये सेकंड एम है, ये थर्ड एम है, देखते हैं सेकंड एम में कैसे करना है। सिलेबस के पास जाएंगे, नोट मेकिंग कैसे, एक मिनट रुक जाओ, सिलेबस देखा, नोट मेकिंग कैसे करनी है, देखो ये यूट्यूब पे ये भी भरा पड़ा है, ये देख लो, नोट मेकिंग कैसे करनी है वो मैं समझाऊंगा। यूट्यूब पर ये डॉक्टर शिविन को देख लो, अक्षित जैन सर है, उनकी वीडियोज़ है, वो देख लो, दोज आर मोर रेलिवेंट थिंग्स। इन्हीं से ही हम सीखे हैं, इनसे ही हम सीखे हैं, थोड़ी बहुत खुद प्रैक्टिस करके सीखे हैं, और दूसरे टॉपर्स इन्हीं से ही हम सीखे हैं। तो डॉक्टर शिविन, अक्षित जैन, कोई भी और वीडियो रेलिवेंट वो देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा नोट मेकिंग करनी कैसे है। हाउएवर मुझे लगता है कि नोट मेकिंग ना थी एक थोड़ी, यहाँ पे भी शायद मैंने वही लिखा है कि स्टिल आई थिंक कि आई कैन कंप्लीट, हाँ वही बात है कि आई कैन कंप्लीट 20 पेजेस इन लेस देन 1 पेज इन लेस टाइम। तो ये ट्रिक्स है, ये भी मैं बता दूंगा, इसके लिए भी ये भी जब वीडियो आएगी तब आएगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं, पर इट टेक्स टाइम यार, ये मैं आपको बता के ऊपर से चला जाऊँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस से ही गेन होगा, कुछ चीज़ें टाइम लगा के ही सीखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 120 पेजेस की वो थी एथिक्स की, मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स की बुक, उसको मैंने 8 पेजेस में ख़त्म किया था, आई स्टिल रिमेंबर, और एक दिन में किया था, और सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे उसके। तो ये स्किल है, ये थोड़े टाइम के बाद आती है और क्लैरिटी के बाद आती है, ठीक है। तो नोट मेकिंग यहाँ से देख लेना, सिलेबस समझेंगे, सिलेबस समझ लिया है, अब सिलेबस समझ लिया, जो आपकी नोट मेकिंग स्टार्ट हो गई है, साथ में आंसर राइटिंग होगी, एडवांसमेंट होगी और वैल्यू एडिशन होगा, वो बाद में पैरेलली चलता रहेगा। पहले तो कंडीशन है ना कि नोट मेकिंग होनी चाहिए। नोट मेकिंग कैसे, मैंने बताया कि यूपीएससी का सिलेबस आपको समझ आ चुका है कि ये देखो GS3 है, GS3 है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। कोई बुक नहीं फॉलो कर रही है तो इंटरनेट के ऊपर देख लेना कि एनर्जी के ऊपर बात करनी है। वैसे मैं सोर्सेज बता दूंगा कि एनर्जी है तो एनर्जी के ऊपर नोट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो आपको हाफ या 1 पेज में ख़त्म कर लेने हैं। सिमिलरली पोर्ट्स कंप्लीट करना है, रोड्स कंप्लीट करना है, ऐसे करके आपको सारे नोट्स बनाने हैं GS 1, 2, 3, 4 के। ऑप्शनल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ऑप्शनल के लिए अप्रोच डेफिनेटली अलग है, ठीक है।
ऐसे इसके बाद होगा, पहले ये करना होगा, ऐसे इसके बाद होगा, ठीक है। ऐसे कंप्लीट हो गया। देन PYQs हमने देख लिया, थीम्स देख ली, ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेकंड चीज़ होगी, नोट्स बन गए, एडवांसमेंट ये सब पैरेलली चलता रहेगा बाद में जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड एम, प्री। ब्रूट फोर्स मेथड प्री में ज़्यादा काम करता है देन मेंस। 1995 से लेके 2013 तक कोई भी PYQs की कंपाइलेशन उठा लो, दिशा पब्लिकेशंस की आती है, बड़ी फेमस है, जिसके ऊपर मृणाल सर बने होते हैं, ठीक है। ओके, मृणाल सर थोड़े सूख गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1995 से 2024 तक के PYQs होंगे। 24 तक मत करना, 2013 तक करना इनमें से, कंपाइलेशन में से, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, वो बढ़िया रहता है। 2013 से लेके 2024 तक ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है PDF, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट के बाद इसका जो रॉ ऑफिशियल पेपर होगा उसके ऊपर से आपको एनालाइज करना है। जो एक्चुअल पेपर्स होंगे उसके प्रिंट आउट और हिंदी पेजेस को साथ में निकलवाना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी पेजेस के ऊपर स्पेस होगी, वहाँ पे लिख पाओगे। एंड वैसे भी हिंदी पेजेस आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम। वो कैसे, वो बाद में देखेंगे। अब जब हमने एनालाइज करना है टॉपिक्स को, अब और दूसरे तरीके से एनालाइज करना है। वी नीड टू री एनालाइज द टॉपिक्स। स्टार्टिंग में किया था तब हमने सिर्फ थीम्स को एनालाइज किया था, थीम्स को आइडेंटिफाई किया था। अब के टाइम में वी हैव टू रिसर्च ऑन दीज थिंग्स। हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा अकेली चीज़ को। रॉन्ग ऑप्शंस भी हैं, वो भी देखनी पड़ेंगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्सट्रैक्ट एज मच एज यू कैन फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ PYQs भी करोगे, प्रीलिम्स कैन बी क्लियर्ड। सिमिलरली इट अप्लाइज टू द मेंस। ओके, हाँ वही बात, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। प्री के लिए थोड़ा बहुत जो NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स के बाद थोड़ा नॉलेज डेफिसिट बचता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डेटलाइन, ये NCERT में सिर्फ एक लाइन में मेंशन है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया एक्सप्लिसिटली। ये चीज़ें कवर हो जाती हैं आपके मॉक्स में। मॉक्स में आइडियल आया, इंटरनेशनल डेटलाइन आई, आपको इसके बारे में नहीं पता, आपने इसको गलत लिख दिया, गलत मार्क कर दिया। लेकिन जब आप इसको एनालाइज कर रहे हो तो आपने उसके सॉल्यूशन में देख लिया कि आइडियल ये है, ये यहाँ पे है, इसके पैरेलल है, और यहाँ पे डे ज़्यादा होता है, यहाँ पे डे कम होता है। ये आप जब मॉक्स के एक नोट्स बनाओगे स्टार्टिंग में 8-10 पेजेस के, उसमें लिख लोगे कि आइडियल ये है, ठीक है। ओके देन, हाँ जो नॉलेज डेफिसिट है वो कवर हो जाएगा आपका मॉक्स से। मैं मॉक्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में नॉलेज डेफिसिट को कवर करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट अटेम्प्ट। और वैसे भी मॉक्स के नंबर मैटर नहीं करते, बट इट विल हेल्प यू टू रिटेन थिंग्स बेटर। जब कुछ अटेम्प्ट्स के बाद मोनोटनी आ जाती है तो आपको चैलेंज करने के लिए ये मॉक्स ही काम आते हैं कि आपका स्टैटिक पार्ट एटलीस्ट गलत नहीं हो रहा, उसे चेक करने के लिए भी मॉक्स काम आते हैं। आपका टाइम में कंप्लीट हो रहा है, उसे चेक करने के लिए भी ये मॉक्स ही काम में आते हैं। तो तब मैं मॉक्स देता और उसके नॉलेज डेफिसिट को मैं कवर करता, उसमें से 8-10 पेजेस के नोट्स बना लेता आउट ऑफ 10-20 फुल लेंथ टेस्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे इस साल मैंने देखा था जब मैंने मॉक्स के नोट्स बनाए कि विच अमेंडमेंट एडेड विच लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑल्दो इट वाज इन लक्ष्मीकांत, ठीक है। मुझे याद नहीं था, मुझे याद यहाँ से हुआ एंड इट कम्स इनटू द 2024 प्री। और ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद यू आर एट द सिचुएशन वेयर यू आर इन द कॉम्पिटिशन। आप वो 50-60 हज़ार लोगों की रेस में आ चुके हो जहाँ पे आपका लक और बाकी फैक्टर आपके ऊपर काम करेंगे। अगर आपने ये सब बेयर मिनिमम नहीं किया तो यू आर डेफिनेटली, अगर आप उसके बाद भी प्री कर रहे हो तो वो सिर्फ लक ही है। क्यों? क्योंकि आपने बेयर मिनिमम तो किया ही नहीं। एंड इट इज़ नॉट गारंटीड कि अगर नेक्स्ट प्री दोगे तो वो हो जाएगा या नेक्स्ट मेंस दोगे तो हो जाएगा, ये करना ही पड़ेगा। एनीवन हु गेट्स सिलेक्टेड हैज़ टू पास थ्रू दीज 4 स्टेजेस कि सबसे पहले समझना सिलेबस को, PYQs को, अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग इट, सेकंड कंप्लीटिंग द सिलेबस, थर्ड कंप्लीटिंग द मेंस, फोर्थ कंप्लीटिंग द प्रीलिम्स, राइट, ठीक है। हाँ, PYQs डन, सिलेबस डन, स्टैंडर्ड बुक्स डन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सभी ने की हैं, हमने इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। जो सभी ने किए हैं वो हमने किए हैं। तो उसमें से अब आगे जाके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है वो बात की बात है, पहले ये करना है जितना बताया है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या होता है, मिनिमाइज़ द मिस्टेक्स। जितनी मिस्टेक्स कम उतने प्रोबेबिलिटी ज़्यादा
गेटिंग सिलेक्टेड। और इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जितनी प्रोबेबिलिटी चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे उतने चांसेस आपके क्लियरेंस के बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दीज आर दोज थिंग। अगर मैं स्टार्ट करता अपनी जर्नी तो इन चीज़ों को मैं डेफिनेटली कंसिडर करता। रिसोर्सेज कम रखता, न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता, अगर बाद में पढ़ता भी तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों में से कोई भी पढ़ लेता। मैं इंग्लिश इज़ डिसेंट इन दीज थिंग्स। तो दैट्स ऑल। नोट कैसे बनाने हैं, जहाँ पे आई कैन हेल्प, व्हाट आर द सोर्सेज। वैसे तो ये यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं स्पेशली सोर्सेज, पर नोट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाएगा। एंड इट विल हेल्प यू स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत नोट्स बनाए और उनसे अच्छे नोट्स नहीं बने। ठीक है, तो वो देखेंगे। अभी तक सुनने के लिए थैंक यू। टिल देन ऑल द बेस्ट अचीवर्स एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ, योर को होस्ट।